दोस्तों नमस्कार। आजादी से पहले कांग्रेसियों का संघर्ष शायद आज की तारीख में मौजूदा वक्त के कांग्रेसी भूल चुके हों और बीजेपी उन्हें भुलाने का प्रयास लगातार कर रही हो। लेकिन एक बात तो सच है, आजादी के संघर्ष में कांग्रेस और उसका योगदान कोई भुला नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद अगला सवाल यह है, क्या मौजूदा वक्त में जब लोकतंत्र पर खतरा है, संविधान हाशिए पर ढकेला जा चुका है, आम लोगों के अधिकार उनको उनके अधिकारों से ही वंचित किया जा रहा है जो संविधान में दर्ज है, तो फिर कांग्रेस कहां पर है? और अगर कांग्रेस और उसका नेतृत्व इस दौर में तमाम मुद्दों के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो क्या वाकई इस देश के भीतर राजनीतिक परिस्थितियों ने वो तमाम चीजें हड़प ली है जिसकी कल्पना आजादी के बाद कभी किसी ने की नहीं? जाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जिक्र होगा, जाहिर है चुनाव आयोग का जिक्र होगा, जाहिर है इस देश की प्रीमियर जांच एजेंसियों का जिक्र होगा, और सही मायने में कहें तो इस देश की मीडिया का भी जिक्र होगा। यानी सभी स्तंभों पर अगर कब्जा हो जाए तो विपक्ष क्या करे? यह सवाल हो सकता है, या यह सवाल मौजूदा वक्त की हकीकत जरूर है। लेकिन जब चुनाव हो रहे हैं, विपक्ष उस चुनाव में शामिल है। विपक्ष न्याय की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच ही जाता है। चुनाव आयोग पर तमाम आरोपों के बावजूद भी चुनाव आयोग द्वारा जो भी बिसात बिछाई जाती है, कांग्रेस उसमें शामिल हो ही जाती है। हर शाम मीडिया के भीतर जाकर चकाचौंध दीवारों के साथ अपनी बातों को रगड़ते हुए, झगड़ते हुए, और फिर जिस लिहाज से उन्हें बेआबरू होकर टीवी मीडिया से बाहर आना पड़ता है, वो हर दिन की एक कहानी बन गई है। फिर भी क्यों जाते हैं जब पता है संपादक भी इस देश का पीएमओ चलाता है। इस देश के भीतर में न्यायपालिका को भी कहीं ना कहीं दिशा पीएमओ दिखला रहा है। पीएमओ ही नियुक्त करता है इस देश के भीतर में चुनाव आयुक्तों को। इस देश की पूरी नौकरशाही पीएमओ के सामने दंडवत है, और उसी पीएमओ को लेकर जब बड़े बड़े निर्णय इस देश के सामने आ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या करे? और कांग्रेस अगर तमाम जगहों पर अपनी मौजूदगी यह कहकर दिखाना चाहती है, उसे तो लोकतंत्र में भरोसा है, वह कैसे छोड़ दे? जिस दिन जनता खड़ी हो जाए, जिस दिन जेनजी आंदोलन के लिए खड़ा हो जाए, उस दिन देखेंगे। बात इससे बनती है नहीं। और शायद यही सवाल अब कांग्रेसियों के जहन में है, क्योंकि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी कभी नहीं रही। कांग्रेस एक वैचारिक पार्टी रही, जिसने इस देश के भीतर आजादी के आंदोलन और आंदोलन के बाद की परिस्थिति में हर गांव, कस्बे, पंचायत, जिले, शहर, तमाम जगहों पर आपको कांग्रेसियों की मौजूदगी दिखाई दे जाएगी। इसीलिए 2014 में भी कांग्रेस का एक अपना वोट बैंक पूरे देश में था, जो दूसरे छत्रपों या दूसरी विपक्ष की पार्टियों के पास नहीं था। इस वक्त भी पूरे देश में कांग्रेस की मौजूदगी है, लेकिन फिर कांग्रेस में चूक कहां से हो रही है? क्या एक निर्णय जो लिया गया है कि लोकतांत्रिक तौर पर हम इस देश के तमाम संस्थानों में शामिल नजर आने चाहिए, तो वो नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम संस्थानों में शामिल होने के बाद हर जगह हार मिलेगी और आपको बेआबरू होना पड़ेगा, तो क्या वह भी लोकतंत्र की एक पहचान है? या फिर जिस आंदोलन का जिक्र इस देश के भीतर होना चाहिए, उससे कांग्रेस ही दूर है? राहुल गांधी जिक्र आज सीधे तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी के पास जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस ना तो नेहरू के पास थी, ना इंदिरा गांधी के पास थी, ना राजीव गांधी के पास थी। तीनों ने अपने दौर की सत्ता को देखा, समझा, परखा है, और अगुवाई अपने अपने वक्त में उन तमाम नेहरू गांधी परिवार के
शख्सियतों ने की भी है, राहुल गांधी उस डोर को अब क्यों नहीं थाम रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी ने इस देश के भीतर 3 बड़े जो सवाल खड़े किए, उसने खुले तौर पर इस देश के भीतर पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र किया है। इस देश में जाति जनगणना सिर्फ इसलिए नहीं कि पता चल जाए कितने लोग किस जाति के हैं, बल्कि कितने लोग इस देश को चलाने वाले कतार से बाहर हैं, यह जानकारी होनी चाहिए। यानी यह पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या संभव है? इस देश के भीतर कॉरपोरेट के हाथ में सब कुछ थमाने की सोच तो 1991 के भीतर ही मार्केट इकोनॉमी के साथ पीवी नरसिम्हा राव की फिलॉसफी के जरिए आ चुकी थी। लेकिन उसके बाद मौजूदा वक्त में उन कॉरपोरेट फिलॉसफी और मार्केट फिलॉसफी से हटकर चंद हाथों में ही सब कुछ थमाने की सोच पहली बार है। और इसीलिए इस देश में असमानता इस बार चरम पर है। और तीसरा सवाल इस देश के भीतर उस चुनावी प्रक्रिया का है जो लोकतंत्र का प्रतीक है, लेकिन उसे भी लोकतंत्र को परिभाषित नए तरीके से करते हुए हड़प लिया गया। बचा क्या? अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, चुनाव आयोग के कच्चे चिट्ठे को रखकर, इस देश में सीबीआई और ईडी की भूमिका बताकर, इस देश के भीतर में जाति जनगणना का सवाल उठाकर गरीब और बेबस जनता जो हाशिए पर पड़ी हुई है उसको मुख्यधारा में लाने का प्रयास करते हुए, और आखिर में जेनजी से जब वो ऐलान करते हैं कि उन्हें ही इस देश को आने वाले वक्त में अगर चलाना है तो उन्हें अपने हाथ में चीजें लेनी होंगी, तो एक झटके में कोई भी महसूस कांग्रेस के भीतर भी कर रहा होगा। अगर इतने क्रांतिकारी विचार इस देश के लिए राहुल गांधी के पास हैं, तो यह विचार कांग्रेस के लिए राहुल गांधी के पास क्यों नहीं है? क्योंकि कांग्रेस की पहचान राहुल गांधी से हटकर, या कहें नेहरू गांधी परिवार से हटकर हो ही नहीं सकती है। और जब हो ही नहीं सकती है तो फिर सीधे तौर पर कमान लेने से क्यों घबराना और क्यों कतराना? ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बने। याद कीजिए, जिस वक्त वो अध्यक्ष बने थे उस वक्त राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीती थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव जीती थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीती थी। लेकिन लोकसभा में हार के बाद तब यह बात तो सामने आई नहीं थी कि दरअसल वोट चोरी भी कोई चीज होती है। दरअसल यह पूरी एक ऐसी मानसिकता है जिस मानसिकता के आसरे पहली बार अब कांग्रेस के उस संगठन के जरिए उसकी राजनीतिक पहल, और उस राजनीतिक पहल के जरिए राहुल गांधी की जो सोच है वह कम से कम कांग्रेस के भीतर भी लागू हो जाए। आज यह सवाल सीडब्ल्यूसी में उठ ही गया। सीडब्ल्यूसी का सवाल, उसके भीतर बैठे नेताओं के सवाल खुले तौर पर थे। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, सही मायने में इन्हीं 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार है। और पूरे देश में कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं है। तेलंगाना और कर्नाटक जिस दिन निकल गया, जहां पर कर्नाटक में तो झगड़ा चल रहा है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और मुख्यमंत्री का टर्म हमारा है तो हमें क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, यह लड़ाई चल रही है। राजस्थान के भीतर सचिन पायलट ने बहुत चीजों को बहुत तरीके से संभाला है। यह संयम और संभालने की परिस्थिति कांग्रेस के भीतर किसी दूसरी नेता में कभी रही होगी, शायद यह भी एक सवाल है, क्योंकि गहलोत और पायलट का टकराव चरम पर। ऐसे वक्त आया जब लगा पार्टी कहीं राजस्थान में टूट ना जाए, लेकिन चीजें संभली और संभाली गई। इसीलिए आज की तारीख में राजस्थान की कांग्रेस अपने ही पांव पर खड़ी है, अपने ही संगठन के आश्रय खड़ी है, अपने ही नेताओं के भरोसे खड़ी है, और उसी उम्मीद के आश्रय वो 2028 का लेकर अभी से एक ताना बाना बुनने लगे हैं। लेकिन सवाल तो इस देश के भीतर का है। जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते हैं अपने भाषण की शुरुआत, वो इस बात से करते हैं कि जब देश में लोकतंत्र, संविधान और नागरिकों के अधिकारों पर चारों तरफ गंभीर संकट छाया हो,
तब क्या करना होगा ये अब समझना चाहिए। और ऐसे में मनरेगा, चूंकि महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा है और मनरेगा इस देश के भीतर किसी भी रोजगार से ज्यादा रोजगार दे पाने की स्थिति में है, क्योंकि वह तकरीबन 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। जिनके पास जॉब कार्ड है उनकी तादाद तकरीबन 18 करोड़ है और जिनके नाम उसमें दर्ज है उनकी तादाद 25 करोड़ के पार है। यानी मनरेगा इस पूरे देश के भीतर उस ग्रामीण समाज का ताना बाना है, जिस ग्रामीण समाज के ताने बाने को महात्मा गांधी ने भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की बाखूबी कोशिश की, लेकिन वह नहीं जोड़ पाए। उस मनरेगा को आधार बनाकर अगर कोई ताना बाना इस देश के भीतर कांग्रेस खड़ा कर सकती है, जो कांग्रेस ने आज प्रयास किया, शपथ ली, संकल्प लिया कि अब पूरे देश के भीतर आंदोलन 5 जनवरी से शुरू करेंगे, लेकिन ऐलान होना और आंदोलन करना दोनों दो बातें होती हैं। शायद इसीलिए बहुत सारे सवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेसियों द्वारा कहे गए वक्तव्य हो, उनके द्वारा कही गई राजनीतिक कमेंट हो, और आज की तारीख में भी जो कमेंट हो रहे हैं, उसके अक्स तले भी कांग्रेस के सामने एक सवाल तो है। यहां पर आज राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया, हमें लगता है उसे पहले सुनना चाहिए। वो शख्स खुले तौर पर कह रहा है यह देश वन मैन शो हो गया है। खुले तौर पर कह रहा है पीएमओ मनमाफिक निर्णय ले लेता, यानी इस देश के भीतर का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो फेडरलिज्म है, जो संघीय ढांचा है, कोई मायने नहीं रखता है। और यही वो परिस्थिति है जो पहली बार भारत के भीतर बीजेपी को सत्ता में बरकरार रखे हुए, क्योंकि उसने अपनी हाथों में सब कुछ दबोच लिया है। तो तमाम इंस्टीट्यूशंस गायब हैं। लड़ाई इतनी बड़ी लड़नी है तो अगुवाई आपके हाथ में होनी चाहिए, और अगर राहुल गांधी के हाथ में नहीं है तो फिर वो तमाम कांग्रेसी जो आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद थे, उनके जहन में G23 भी रेंग रहा था। उनके जहन में यह भी सवाल था कि ऑर्गेनाइजेशन संभालने के लिए जनरल सेक्रेटरी कैसा होना चाहिए। उनके जहन में यह भी था राज्यों के प्रभारी जिन्हें बनाया जाता है, वह उस राज्य में अगर सत्ताधारी हैं तो फिर वह सत्ता की मलाई में शामिल हो जाते हैं और उनका अपना जीवन लोगों से कट जाता है, और जो सूचना प्रदान करनी होती है दिल्ली में आकर, और दिल्ली में एक कॉकस अपने तौर पर खुद को राहुल गांधी मानकर काम कर रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी सीधे आ जाते हैं। तो पहले राहुल गांधी की बात आज सुन लीजिए, जो उन्होंने सीधा हमला किया। तब सवाल यह होगा अगुवाई किसके हाथ में है, और अगुवाई राहुल को क्यों अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए, या लेकर अब नए तरीके से कांग्रेस को क्यों नहीं खड़ा करना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है उस पे भी ये आक्रमण है। ये डिसीजन डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिया गया है और मंत्री से बिना पूछे, कैबिनेट से बिना पूछे ये डिसीजन लिया गया है। इससे आपको आज की हालत क्या है उसके बारे में पता लगता है कि वन मैन शो चल रहा है, और जो भी नरेंद्र मोदी जी करना चाहते हैं वो करते हैं, और पूरा का पूरा फायदा वही 2-3 अरबपतियों के लिए। इससे रूरल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा, और यही पैसा नरेंद्र मोदी जी, अदानी और अंबानी जैसे लोगों को पकड़ा देंगे। दरअसल यह एक संदेश है कि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से देश चला रहे हैं। अगला सवाल यह है कि अगर आपको उनका देश चलाना इस तरीके से पसंद नहीं तो राजनीतिक पहल क्या होनी चाहिए। मनरेगा को लेकर 5 जनवरी से आंदोलन देश भर में होगा। आखिर में वो पूरा कच्चा चिट्ठा एसआईआर या इस देश के भीतर इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर भी तो जाएगा, और इलेक्शन कमीशन जिस एसआईआर को देश में करा रहा है वह एक लिहाज से पहले ही एक दीवार पर लिखी इबारत की तर्ज पर है कि अब कांग्रेस किसी राज्य में कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी,
कोई विपक्ष की पार्टी कहीं पर भी कोई चुनाव जीत नहीं पाएगी। जो बिहार में हुआ है वो अब हर जगह होगा। 2 महीने के बाद या इसे 1 महीने के भीतर आप बीएमसी में देखेंगे, उसके बाद बंगाल में देखेंगे, असम में देखेंगे, उत्तर प्रदेश में देखेंगे, हो सकता है तमिलनाडु भी डगमगाता हुआ आपको दिखाई देने लग जाए। यह खुला ऐलान है, लड़ाई कैसे लड़ी जाए, हर जगह शामिल हो जाया जाए। खुद इलेक्शन कमीशन की जानकारी है कि 2 करोड़ 89 लाख यानी लगभग 2 करोड़ 90 लाख वोट उत्तर प्रदेश में कट गए। लगभग 3 करोड़ 70 लाख वोट 11 राज्यों में कट चुके हैं। बिहार के भीतर 51 लाख वोट पहले कट गए इलेक्शन के पीरियड में। और अगर आप सबको जोड़ते हैं तो यह लगभग 6-7 करोड़ के लगभग वोट इस देश में कट चुके हैं। इलेक्शन कमीशन बतलाता है उत्तर प्रदेश का देखिए 1 करोड़ 26 लाख वोट शिफ्ट हो गए। डुप्लीकेट वोट थे लगभग 23 लाख, हमने हटा दिया। लापता लोग हैं लगभग 84 लाख, कहां से ले आए उनको? जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया उनकी तादाद भी 9-9.5 लाख है। हम क्या करें? हां, जिनकी मृत्यु हो गई वह लगभग 45 लाख है, लेकिन बाकी चीजों को लेकर सवाल है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक की सेंट्रल बेंगलोर की एक सीट में विधानसभा के उस हिस्से को बतलाते हैं जहां 1.25 लाख वोट कैसे मैनेज कर लिए गए। उसके बाद महाराष्ट्र के भीतर का कच्चा चिट्ठा आता है, हरियाणा के भीतर का सच आता है। इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं देता है। कोई रणनीति है? कैसे साधा जाए? तरीका क्या हो? और अगर चुनाव आयोग की यह भूमिका हो चली है राज्य दर राज्य, और एक लिहाज से यह लिखा जा रहा है कि इस देश के भीतर में हर राज्य में चुनाव अब बीजेपी ही जीतेगी, तो फिर किस राजनीतिक पहल को, किस राजनीतिक संघर्ष के आश्रय खड़ा किया जाए, यह सवाल तो होना ही चाहिए। लेकिन अगुवाई अगर वैसे लोगों के हाथ में है जो खुद कई लोगों से घिरे रहते हैं, और वो लोग जो घेरे रहते हैं वही प्रतीक हो जाते हैं कांग्रेस को संभालने वाले के तौर पर। और दिल्ली के भीतर का ये कॉकस राजनीतिक तौर पर किसी भी दूसरे देश के हिस्से में बैठे हुए कांग्रेसियों को अगर परेशान कर रहा है तो सवाल कहां उठेगा? इसीलिए ये सीडब्ल्यूसी में बात उठी गई, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा है। लड़ाई तो लड़ी, इस देश में जेनजी को भी खड़ा करना है तो भी उन तक तो पहुंचना है। शायद इसीलिए कांग्रेसियों के भीतर जो सवाल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को लेकर हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ साथ उस ऑर्गेनाइजेशन को संभालने वाले व्यक्तियों की पहल को लेकर है, वो कहीं उस दिशा में चले ही जाएंगे जहां शशि थरूर को लगने लगता है कि हां, प्रधानमंत्री मोदी हार गए तो भारत हार जाएगा। गजब की थ्योरी है। कांग्रेस के नेता सीडब्ल्यूसी में मौजूद हैं, हम आपको तस्वीर दिखलाते हैं जो बैठे हुए हैं वो। और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक होना चाहिए तो खांटी कांग्रेसी दिग्विजय सिंह भी कहां फिसल गए। एक तस्वीर उन्होंने जारी की, उस तस्वीर में लाल कृष्ण आडवाणी, उनकी पत्नी, बीजेपी के नेता, पीछे प्रमोद महाजन बैठे हुए हैं, और नीचे जमीन पर देश के प्रधानमंत्री जो उस समय बीजेपी के कार्यकर्ता या संघ के स्वयंसेवक के तौर पर जिनकी पहचान थी नरेंद्र मोदी, वो बैठे हुए हैं। और उसमें वो लिखते हैं, सोशल मीडिया पर लिखा गया, कोयरा साइड से मुझे यह तस्वीर मिल गई, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, यह संगठन भी शामिल है उसको बनाने में। गजब की थ्योरी है। जिस आरएसएस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया, जिस आरएसएस की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ताकत के हिसाब से चलती है, जिस आरएसएस का स्वयंसेवक सत्ता में आने के बाद एक राजा और तानाशाह की तर्ज पर नजर आता है, इस देश के भीतर अगर सांगठनिक तौर पर तानाशाही का चेहरा कहीं पर मौजूद है तो क्या उसको आगे बढ़ाना चाहिए? और ऐसे मौके पर कि कांग्रेस के भीतर संगठन मजबूत है या नहीं है, इसको देखते हुए, अब समझते हुए,
हमें लगता है तस्वीर देखिए, पहले 3 तस्वीर देखिए। एक तस्वीर जो सीडब्ल्यूसी के भीतर बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह भी है, शशि थरूर भी हैं। दूसरी तस्वीर जो सोशल मीडिया पर जारी की गई, और तीसरी तस्वीर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। आपको गलत फहमी है। मैंने तारीफ की है संगठन की। मैं आरएसएस और मोदी जी का घोर विरोधी हूँ। कोई भी यह कह सकता है कि आखिर कांग्रेसियों के भीतर इतना हतोत्साहित वातावरण क्यों बन चुका है। कोई भी कह सकता है कि जो कांग्रेस के नेताओं की मौजूदगी अपने अपने वक्त में बड़ी ताकत के साथ बनी रही, वो आज की तारीख में फिसलता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। कोई भी कुछ भी सवाल खड़ा कर सकता है, लेकिन यहां कोई सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण है जवाब क्या हो। इस जवाब की जरूरत क्यों पड़ी। इस सीडब्ल्यूसी बैठक से ठीक पहले मध्य प्रदेश के ही नेता मुकेश नायक हैं। वो एक पत्र लिखते हैं कि नए लोगों को आने देने के लिए मैंने ही सवाल खड़ा किया था। मैं चाहता हूं कि अब नए लोग आए तो मैं अपना पद छोड़ रहा हूं। और मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो एक दूसरा पत्र जारी करते हैं, नहीं नहीं, आप पारिवारिक कारणों से पद छोड़ रहे हैं, मत छोड़िए, आपका इस्तीफा हम स्वीकार नहीं करते हैं, आप पद पर यथावत बने रहेंगे, काम करते रहेंगे। देख लीजिए, उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। अब आप सोचिए, लड़ाई कौन सी लड़नी है और लड़ाई कैसे लड़नी है। संघर्ष राजनीतिक तौर पर कैसे करना है और उस राजनीतिक संघर्ष को सफलता के पायदान तक पहुंचाने के लिए क्या क्या कुछ करना होगा। आपको चुनाव आयोग से लड़ना है, जो इस देश में चुनावी जीत किसकी होगी यह पहले ही तय कर देता है। आपको इस देश की उन तमाम प्रीमियर एजेंसियों की भूमिका से लड़ना है जो सीबीआई और ईडी का खौफ दिखलाकर नेताओं को इधर से उधर करने में मशगूल होते हैं। आपको इस दौर में उन तमाम योजनाओं को जो कैसे कॉरपोरेट के हाथों में सौंपा जा रहा है और इस देश की पूरी पूंजी कॉरपोरेट के हाथों में कैसे चली जाए, इसको लेकर आप प्रयासरत हैं। उससे भी लड़ाई लड़नी है कि इस देश की जनता के साथ आप कैसे खड़े हैं। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को, इस देश के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लंबी फेरिस्त है। आप कैसे करेंगे काम। सिर्फ कांग्रेस शब्द कह देने से तो काम नहीं चलेगा, सिर्फ नेहरू गांधी शब्द से भी काम नहीं चलेगा। यह लड़ाई तो बड़ी व्यापक है और आपको एक क्षण के लिए उस पूरी राजनीति को भूलना चाहिए जो राजनीति मौजूदा वक्त में बीजेपी की राजनीति को महत्व भी देती है और इस देश में लोकतंत्र है इसके ढोंग को मान्यता भी दे देती है। इस देश के फोर्थ स्टेट में भी आप शामिल हो जाते हैं और मीडिया में बैठकर जिन बातों का जिक्र करते हैं उन बातों का असर कितना होता है, क्योंकि आखिर में वह मीडिया हाउस भी उसी कॉरपोरेट का हिस्सा बन गया, उसी सरकार का हिस्सा बन गया, तो आपके पास बचा क्या। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त तो आपने किसी को इनविटेशन नहीं दिया था कोई मीडिया हाउस आए और कवर करे, लेकिन इस देश का कौन सा मीडिया हाउस था जो भारत जोड़ो यात्रा को कवर नहीं कर रहा था। करना पड़ा था उसे, और इस देश की जनता साथ चल पड़ी थी। यानी मीडिया खारिज हो सकता है। इस देश के भीतर महात्मा गांधी स्वदेशी का राग जब लेकर आते हैं तो अंग्रेजी सत्ता की चूल्हे हिलने लगती है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगाने लगती है, हंगामा मैनचेस्टर तक हो जाता है। अंग्रेजी कपड़ों की होली चली थी। इस देश के भीतर दो ही तो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं। उन दो कॉरपोरेट्स के कौन से प्रोडक्ट हैं, उनके जरिए कौन सी परिस्थिति इस देश के लोगों के साथ जुड़ी है, आपको बताना और चीजों को हाशिए पर ले जाना है, खारिज करवाना है, लोगों के साथ जुड़ना है।
इस देश में अगर मजदूरों के पैसे तक को छीनने की परिस्थिति कॉरपोरेट के हाथों में थमा देने की कोशिश है, जिसका जिक्र आप मनरेगा से कर रहे हैं, तो उसके ठीक समानांतर कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश तो है। कोई एक बड़ी और मोटी लकीर तो इन राज्यों की अर्थव्यवस्था को संभालते वक्त भी करनी होगी और करनी चाहिए। संघर्ष इन राज्यों से भी निकलना चाहिए और व्यापक तौर पर निकलना चाहिए, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की सत्ता है। बुनियादी इस्पात एक ही है, आपका अपना जीवन क्या उस संघर्ष की तर्ज पर है या आप चार्टर्ड से घूमते हैं, आप 5 सितारा जीवन जीते हैं, आप अभी भी लोगों की भीड़ के जुगाड़ करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं, आपकी अपनी पहल राजनीतिक तौर पर खुद को बड़ा दिखाने की है, और जैसे ही कोई पद आ जाए तो उस पद के दाएं बाएं इर्द गिर्द आप एक ऐसा हवा क्रिएट कर देते हैं जिससे लगता है कि नहीं नहीं, ये कांग्रेसी में पद वाला शख्स है, ये जरूर मजबूत होगा, ताकतवर होगा। और जो भी राहुल गांधी के फ्रेम में नजर आ जाए, जिसने सेल्फी ले ली राहुल गांधी के साथ, वह तो उसकी पहुंच 10 जनपद तक और राहुल के दिल तक है, यह मान लिया जाता है। वही राहुल गांधी जो कह रहे हैं इस देश में वन मैन शो चल रहा है, वही राहुल गांधी जो कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म कर दिया गया, वही राहुल गांधी जो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की भूमिका बीजेपी को जिताने वाली, सत्ता के साथ हिचकोले खाने वाली हो चुकी है, वही राहुल गांधी अंबानी और अडानी का नाम लेकर इस देश की उस इकोनॉमी और इस देश की उस असमानता को उभार रहे हैं जो मुख्य धारा से दूर कर दी गई है। यही राहुल गांधी जातियों के संघर्ष के बीच जाति जनगणना के आश्रय इस देश की इकोनॉमी को संभालने का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर उसी राहुल गांधी की कांग्रेस ही चाहिए कांग्रेसियों को। यह राहुल गांधी को समझना होगा। कमान अपने हाथ में लेनी होगी, जीने के तौर तरीके कांग्रेसियों के बताने होंगे। अब भी वो अहंकार में डूबे हुए कांग्रेसी और ना जाने किस सोच के साथ कि कभी सत्ता में आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे, इसी सोच के आश्रय वो जिए चले जा रहे हैं दिन के उजाले में, और उसके बाद कौन कहां किसके साथ खड़ा है यह भी समझना भी होगा और बदलना भी होगा। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ वह नैतिक बल चाहिए जो नैतिक बल इस वक्त अपनी अपनी जिंदगी की रईसी में हर कांग्रेसी ने गंवा दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।